तो बिना किसी और बेसिक डिस्कशन के, क्योंकि आप लोगों को सबको आ रहा है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव क्या होगा, चार्ज नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल क्या होगा, ठीक है। तो इन सब से आगे बढ़ते हुए अब हम जो चार्ज होगा उसके पोजीशन पे बात करनी है, उसके मूवमेंट पे बात करनी है, और उसकी वजह से जो हमें ऑब्जर्व होगा उसकी बात करनी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत क्लियरली इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान रखेंगे तो हमें बिल्कुल कहीं से भी कंफ्यूजन अराइज नहीं होने वाली होगी, ठीक है। वो क्या है कि हम जो कुछ भी इसमें पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे इसमें, उसकी पहली शर्त ये होगी कि चार्ज हमारा जो होगा वो स्टैटिक होगा। जिस भी पॉइंट पे होगा, वो जमीन पे हो, आसमान पे हो, कहीं पे भी हो, हमारे सर पे हो, तुम्हारे सर पे हो, हमारे बगल हो, तुम्हारे बगल हो, कहीं पे भी हो, हम आगे पीछे जा सकते हैं, चार्ज आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। वो बोलेगा जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, अब मेरी वजह से जो कुछ करना है देखना है आपको, देखो करो, ठीक। जिस तरीके से ट्रैफिक लाइट जहाँ है वहीं रहेगी, अब डिपेंड ऑन उसके कलर आपको मूव करना है कि नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे हम, लेकिन चार्ज स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which electric charges are static, that is not moving, is called electrostatic। डिफिनीशन लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, काम आएगा, लिख ले। तो क्या डिफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which electric charge is, yeah, electric charges are, in which electric charges are static। बहुत फोकस इस वर्ड पे, स्टैटिक। स्टैटिक हो जाने से आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। दैट इज नॉट मूविंग। चार्ज नहीं मूव करेगा तो करंट नहीं मिलेगा, है ना। दैट इज नॉट मूविंग, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब करंट की बात अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो जब मूव नहीं करेगा, तो जब स्टैटिक होगा तो क्या करेगा ये, ठीक है। तो हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, वो है ग्रेविटेशन, है ना। यस और सर। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है जिसके पास मास है, वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड की वजह से उस फील्ड में आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास मास होगा, वो उससे अफेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? उस फील्ड से वो अफेक्ट होगा। और उसके जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था जिसने फील्ड जनरेट की हुई है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके फील्ड में आता है, उनके बीच में फोर्स राइज होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो कोई भी चीज वो स्टैटिक है तो एक फील्ड डेवलप करेगा अपने अराउंड, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि चार्ज है। चार्ज क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की एक्सेस तो पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आपने बताया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की एक्सेस तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो पॉजिटिव चार्ज। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना फील्ड डेवलप करेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव फील्ड। क्या डेवलप करेगी वो? पॉजिटिव या नेगेटिव फील्ड डेवलप करेगी वो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। बाकी ये सारी चीजें आपने बताया हुआ है हमें, तो जरा हम इसको एक एक लाइन चाहे तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, अब फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे ले चलेंगे हम। ये सारी चीजें आपको पता है तो एक बार सिर्फ नोट कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले की जो भी बातें हैं उनको खाली लिखते चलते हैं, नोट करते चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे रीजन आपने ही हमको बताए हैं। नोट कर लिया? 1 मिनट सर। ठीक, हम चार्ज सर के एक बार पीछे दिखा दो, बहुत सर एक बार दिखाना। हो गया। यस सर। हम चार्ज के पीछे काफी देर तक डिस्कस किए, लेकिन चार्ज की कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं मिल पा रही थी। तो चलिए हम इसको स्पेसिफिक करते हैं और लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखते हैं क्या होता है ये। हमें चार्ज की अंडरस्टैंडिंग तो है कि कुछ तो होता है ये, है ना? तो उसे कुछ को डिफाइन कर लेते हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज
is a characteristic developed is a characteristic developed in particle of material due to which it क्या करेगा ये it exerts force on other such particles. ठीक है, it automatically accompanies wherever it goes. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पहला पॉइंट ये हुआ कि चार्ज बिना मटेरियल के एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट मींस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without material carrying it. ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन due to friction is called frictional electricity. And since these charges are not flowing it is also called static electricity. सारा फोकस हमारा यही पे रहेगा, इसके डायनेमिक्स पे रहेगा, ये स्टैटिक रहेगा ये. ठीक है, चलिए फटाफट लिख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इनके बारे में क्या क्या है, दो पॉइंट, फिर पहुंचेंगे हम फील्ड पे.
हो गया? Yes, sir. There are two type of सर charges. एक बार दिखा दो प्लीज। हाँ? बेहतर हुआ नहीं तो सर। नोटेड सर, थैंक यू। अच्छा, देखो आप लोगों ने बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको एक्चुअली में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो नोमेनक्लेचर किया था इसका, वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रीजन से किया था। इनको जोड़ने या घटाने से ये अपना मैग्नीट्यूड निकाल सके, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो लिख सकते हैं इसको भी, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। ये सारी बातें आपको पता है, इसलिए सिर्फ इनको नोट करते हुए चल रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ध्यान रखेंगे, सिमिलर चार्ज, similar charges repel each other and opposite charges attract each other. This nomenclature was positive negative nomenclature was done by, this nomenclature was this nomenclature was done by Benjamin Franklin. Benjamin Frank, F-R-A-N-K, was done by Benjamin Franklin. R-A-N-K-L-I-N, Benjamin Franklin. ठीक है, for mathematical calculation. ठीक है, बड़ा स्टार, any particle has vast amount of charges तो इसलिए अब हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इसको इतना चार्ज कहाँ से आ गया। ठीक है, ओके, मोल कॉन्सेप्ट के इंफॉर्मेशन से ये हमें पता है। बेसिकली जो भी मैटर होता है वो न्यूट्रल होता है। बेसिकली मैटर इज न्यूट्रल
ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर किसी मटेरियल पे या किसी पार्टिकल पे आपको चार्ज नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मीनिंग ये होगा कि उस पर इक्वली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जीरो चार्ज और इक्वली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों में डिफरेंस है। जीरो चार्ज है इसका मतलब हुआ कि उस पे चार्ज होने के लिए आपको चार्ज देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है और इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे करके आप इसको निगेटिवली चार्ज ही कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज तो कभी बना ही नहीं पाओगे इसको आप। तो इसलिए ये चीज सही नहीं है। सही चीज क्या है कि कोई भी पार्टिकल है तो उसमें इक्वली आपके पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस है ना, इक्वली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। तो इसको आप पॉजिटिव भी बना सकते हो और इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हो। पॉजिटिव कैसे बनाओगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया इसमें से तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए जो मैटर का सही स्टेटस है वो ये है कि उस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, ना कि उस पे जीरो चार्ज हो। ठीक, तो इस बात को थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे कि जीरो चार्ज का मतलब कतई ये नहीं है कि उस पे जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज इसलिए है क्योंकि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल पे अगर कोई चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इन इक्वलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वहां पे अराइज हो रही है। लिख सकते हैं इसको, इनइक्वालिटी ऑफ चार्जेस, इनइक्वालिटी inequality of charges give the material a net, give the material a net charge which is equal to the difference two type of charges। ठीक है, Yes, sir. ठीक हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ये सारी चीजें लिख रहे हैं ताकि आप अपने बोर्ड के कोई क्वेश्चन आए तो उसको रीजनिंग वाले तो उनको आप बता ले जाओ। ठीक है, कंपटीशन के लिए ये एक अंडरस्टैंडिंग का काम करेगा कि इसको बेस पे आगे
चीजें हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो फैक्ट बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, आपके बोर्ड के लिए चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए नोट कर रहे हैं। If two substances are rubbed together, ये सब पता है आपको, आप ही ने बताया हमको। ठीक है, if two substances are या two substances are rubbed together, the farmer increase acquires the positive charge and later the negative charge। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, ग्लास, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होंगी, देखी होंगी, सल्फर शायद ना देखा हो, तो इसलिए इसको मार्क कर लेना। हो गया? Yes, sir. ओके, अब हमने क्लास 11th में भी इस चीज को दोबारा पढ़ा था, अभी आप लोगों ने मुझे बताया भी था कि किसी भी एटम में जो आपका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, और चूंकि इक्वल नंबर में चार्ज होते हैं इसलिए जो भी एटम होता है वो इनिशियली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, विद फ्रिक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से जो इस पर नेट चार्ज होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जब आप फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप करते हो तो एक पे पॉजिटिव जाता है, एक पे नेगेटिव जाता है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्जेस आर डेवलप्ड इन पेयर। क्या है? चार्जेस आर डेवलप्ड इन पेयर, जबकि उसकी असल थ्योरी क्या है वो हमें यहाँ पता है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बट इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि चार्जेस आर डेवलप्ड इन पेयर, अगर आप किसी पे एक नेगेटिव चार्ज डाल रहे हो तो कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज जरूर बन गया होगा। ठीक है, और इसके हेल्प से आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो, चाहो तो इसको नोट कर लो।
चार्ज आर कंजर्व इन द यूनिवर्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इन द यूनिवर्स है, किसी एक पार्टिकल के बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है। किसी एक पार्टिकल पे कंजर्व हो जरूरी नहीं है, ठीक है। इन द यूनिवर्स हो मतलब जो भी सिस्टम और सराउंडिंग्स है उसको मिला करके आपका चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन इस तरीके से भी कर सकते हैं, चार्जेज आर कंपोनेंट्स इन charges are compulsorily developed in pair, compulsorily that is equally positive one body and negative in second body. ठीक है। Now, in light of advanced theories, we can specifically write this: the loss of electron will lead to positive charge and gain of electron will lead to negative charge, है ना। The loss of electron develop positive charge while excess of develop negative charge. ठीक है। ओके, एक बात यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत लाइटर होता है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन, करीब करीब ये 1837 टाइम लाइटर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करेंगे, प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन में हम, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मेटल में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही क्यों करते हैं, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइटर होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में मिनिमम फ्रिक्शनल लॉस होगा आपका, ठीक है। ओके, तो देखिए एक छोटा सा पॉइंट इसमें और जानने की है हमको, चार्ज एंड मास रिलेशन। तो अभी पीछे पढ़ा था हमने कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, वन कैरियर ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज मास एज वेल, ठीक है। वन यूनिट चार्ज नेगेटिव में वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के साथ में मास ट्रांसफर भी होगा, ऑल्दो ये नेग्लिजिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से मास ट्रांसफर होता है, और ये चीज आप जब पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो उसमें कैथोड का इरोजन देखोगे आप, उसमें आप देखोगे एक कैथोड पे मटेरियल डेवलप हो जाता है जिस पे रिडक्शन हो रहा है, एक पे ऑक्सीडाइज होता है, तो पूरा पूरा आपका जो रॉड होता है, जो आपका एनोड होता है, वो पूरा का पूरा जो है गल जाता है, खत्म हो जाता है उसमें, ठीक है, मास लॉस हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो इसको नोट कर लेते हैं, इसको भी कोई पैसा तो लगना नहीं नोट करने में ना, नोट कर लेते हैं। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो चार्ज एंड मास रिलेशन, चार्ज एंड मास रिलेशन, तो पॉइंट नंबर 1 ये लिखा हुआ ऊपर भी हमने एक बार दोबारा लिखना है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। सेकंड पॉइंट, सर क्यों? क्या बेटा? सर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता मैटर के बिना? अच्छा देखो, अभी सबसे, चलो और थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर हम वापस लौट के चलते हैं। और यहाँ पे पढ़ते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंटली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये किसी ना किसी मैटर पे ही होगा ना, ठीक है। यस सर, भाई यस सर, चार्ज बिना मैटर का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, क्लियर, क्योंकि चार्ज भी एक मास ही है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास है, और जिसका भी मास है वो क्या हो गया, एक मैटर हो गया, ठीक है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, कोई मैटर नहीं है। अब देखो आप बिल्कुल वैक्यूम बना दो तो वहां पे कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, अगर चार्ज की बात करनी है तो मैटर होना चाहिए आपके पास, पार्टिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पार्टिकल। आप देखो कि जितना भी पढ़ेंगे वहां पे हम लिखेंगे पार्टिकल, ठीक है। वन कैरियर ऑफ चार्जेस, इसका मतलब चार्ज के और भी कैरियर हो सकते हैं, क्या होते हैं, वन कैरियर ऑफ चार्जेस one carrier of charges electron which has mass as well, ठीक, मास है तो मेटल हो गया, ठीक। थर्ड पॉइंट, किसी का कंटिन्यूएशन, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अब किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन चार्ज का कैरियर होता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। कितना मास होता है, 9.1 10⁻31 kg मास होता है इसका, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट, hence if there is a charge transfer, hence if there is a charge transfer,
hence if there is a charge transfer, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, mass is also transferred. ये हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। कई बार पूछा जाएगा कि 27 ग्राम एल्युमिनियम को कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए या डिपोजिट करने के लिए एल्युमिनियम आयन को कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, या कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी पड़ेगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे इस पे आपको। चलिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन पे मास होता है तो यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी वो हैवियर होगी देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ड्यू टू दिस कंसेप्ट, ठीक है। लॉजिकली negatively charged body is heavier than positively charged body. ठीक है, हो गया बेटा। यस सर। चलिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पे, वैसे बेहतर होगा कि चलिए, तो हमने कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया, लेकिन जो हमें बेसिक डेफिनेशन पता है उससे थोड़ा सा आगे की भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए होगी हमको, तो इसको लिख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में कुछ लिखने की ज़्यादा नहीं है, बट एक लाइन उसके बारे में भी लिख लेते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जो आपको बस में टिकट दे और आप इजीली ट्रेवल कर जाएं, है ना। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स या मटेरियल कर दो, कंडक्टर्स आर मटेरियल in which electrons move easily, in which electrons can move easily and freely. Example: metals, tap water, और जबरदस्त एग्जाम्पल है, अपने आप को बचा के रखना है हमको, वो है ह्यूमन बॉडी। हमें अगर बिजली का तार छू लें तो बड़ा तेज का झटका लगेगा, क्योंकि चार्ज मूव कर जाएगा, ठीक है।
ठीक है। यस सर। इंसुलेटर, मटेरियल in which charge cannot move freely, cannot move freely. Example, glass, pure water, plastic, etc. अब यहाँ पे नई बात आती है, वो ये आती है that electrons can be forced to move across an insulator by applying strong force called electric field. Called electric force or electric field. Field or force, ठीक है। Then this acts like a conductor. अब यहीं से डिफिनीशन आएगी अपनी, किसकी डिफिनीशन आएगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की आएगी। This will lead to the definition of dielectric strength. Dielectric strength. The maximum electric field, the maximum electric field an insulator can withstand without becoming a conductor. Without becoming a conductor is called its dielectric strength. सर ये समझ नहीं आया, जब अगर इंसुलेटर में से इंसुलेटर चार्ज मूव कर रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जनरली, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप नॉर्मल फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो और वो मोशन में आ जाता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके आप किसी भी चार्ज को मोशन में डाल सकते हैं, ठीक है।
फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो किसी इंसुलेटर के क्रॉस, उसके एंड पे, दोनों एंड पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो, तो चार्ज वहां पे मूव करने लगता है। और जब चार्ज मूव कर जाए तो इंसुलेटर आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करे, क्योंकि कंडक्टर की डेफिनेशन यही है जो चार्ज को कंडक्ट करे, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स कंडक्टर है। आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा करके इसमें चार्ज को मूव कराया है इससे। तो अब हर एक मटेरियल में एक लिमिट होती है कि किस लिमिट तक वो अपने अंदर से चार्ज को मूव नहीं करने देगा। तो जो उसकी लिमिट है चार्ज को ना मूव करने देने की, उसको उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, क्या होता है, इनर्शिया होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई आपका मान लो कि कोई सर चेयर है, टेबल है, वो आपका जिस जगह पे पड़ा हुआ वहीं पे रहना चाहेगा, और आप उसको आप पुश करोगे, तो आप धीरे धीरे पुश करोगे तो आप देखोगे बहुत हल्का सा फोर्स लगाने पुश नहीं होता है, वो एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाने पे वो पुश होता है, मतलब जब आप उसके इनर्शिया को ओवरकम कर जाए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके इंसुलेटर के इनर्शिया के तरीके से उसको हम जान सकते हैं कि जब सर हाँ बोलो तो फिर ये रेजिस्टेंस से अलग कैसे हुई, मतलब वो भी तो यही होता है ना, बेटा। अपोजिट। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने अंदर की बात है, उसमें आपको बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको समझने के लिए। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टर में भी होगा, ओके इंसुलेटर में भी होगा। तो कंडक्टर तो रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देगा अपने अंदर, ठीक है। तो उसका रीजन मैंने पीछे समझाया था कि उसके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में कम डिफरेंस होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो हर एक ऑब्जेक्ट में है, कंडक्टर में भी है, इंसुलेटर में भी है। तो इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंडक्टर के कंपैरिजन में, तो उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स से आ रहा है। तो और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, उसी को उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। यस सर। क्लियर। यस सर। बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी है कि हम जो जनरल रेजिस्टेंस की बात करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, इसमें चार्ज का मूवमेंट होना है। ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे है, जिस पोजीशन पे, वहीं पे स्टैटिक रहेगा, ठीक है। चार्ज मूव करेगा, ठीक। तो चार्ज के मूवमेंट के रेजिस्टेंस की बात आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे वहां पे इनर्शिया था, यहाँ पे उसका आप रेजिस्टेंस से आपको रिलेट कर सकते हो, ठीक। तो अभी आगे जब रेजिस्टेंस के टर्म में पढ़ेंगे तो हम इसको वहां पे भी कोरिलेट करेंगे कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस आपका 1000 ओम में होगा, इसका रेजिस्टेंस आपका कुछ पर्टिकुलर ओम्स में होगा, सेमीकंडक्टर का इन दोनों के बीच में होगा, ठीक। ओके, बात क्लियर हो गई। तो आप इसको इनर्शिया बोलो, आप इसको रेजिस्टेंस बोलो, या आप इसको गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड बोलो, तीनों का अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट कंक्लूजन है वो यही होगा, ठीक। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ये चार्ज फ्लो नहीं करने देता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए चार्ज फ्लो करने देता है। तो इंसुलेटर पे अगर चार्ज फ्लो करना है तो हाई रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर आपको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक और फोर्स लगा करके उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा आपको, तब आपका चार्ज फ्लो करेगा, ठीक। तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो मेजर होगा उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, ठीक है, या उसी चीज को उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे हम। मन से भी डाउट क्लियर हो गया। यस सर, थैंक यू सर। हाँ,
लावण्या, रेजिस्टेंस ही है ये, ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो अब इसको हम उसी इंसुलेटर से ज्यादा सिमिलरिटी दिखा करके लेकर आए। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो मटेरियल जिसको नॉर्मल कंडीशन में या बहुत कम मेहनत करके हम कंडक्टर में कन्वर्ट कर ले जाएं, उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। इज ए मटेरियल which under little stimulation that is either heat or electric field converts from insulator to a conductor। इस वर्ड पे ध्यान रखेंगे, इंसुलेटर से कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, तो ये कहना कई बार रफ डिफिनेशन में कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंसुलेटर नहीं करता है, और सेमीकंडक्टर करता है बीच में इनके, वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होती है। अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ये होगी कि सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर्स हैं जिनको इजीली कंडक्टर में कन्वर्ट किया जा सके बाय अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिलिकॉन है। सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। Then we have superconductor. अब देखो, कंडक्टर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करता है चार्ज के फ्लो में, और सेमीकंडक्टर उससे ज्यादा रेजिस्टेंस, इंसुलेटर बहुत रेजिस्टेंस शो करता है। तो एक मटेरियल सुपर कंडक्टर भी होता है जो कि इन डेफिनेशन नो रेजिस्टेंस शो करे। दिस सुपर कंडक्टर इज that material which presents no resistance to the movement of the charge through it, meaning this has the resistance अब तक डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे लोग दावे करते आ रहे हैं कि ये मटेरियल वो मटेरियल, सिल्वर नैनो पार्टिकल, गोल्ड नैनो पार्टिकल या इनका कंपोजाइट मटेरियल बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर, बट चूंकि वो इस इतने ड्रास्टिक सिचुएशन में होते हैं कि उसके होने ना होने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। 1000 एटमॉस्फेयर पे किसी ने किया, किसी ने उसको इस तरीके का टेम्परेचर किया, तो क्यों मीनिंगलेस है।
तो सिर्फ थ्योरी में ही अभी तक मान के चलो कि सुपर कंडक्टर आपका है। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई सक्सीड हो और रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की बात करें। अभी रिसेंटली IISc बेंगलोर, वहाँ पे कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। बट टेम्परेचर तो रूम था लेकिन प्रेशर उन्होंने बहुत हाई अप्लाई किया हुआ था। और हालांकि जो रिजल्ट था वो अभी तक बहुत कन्विंसिंग रिजल्ट नहीं है। तो वी आर आल्सो eagerly waiting to get material called superconductor. It will be very useful for, uh, actually it will change everything. If you get superconductor material, and that will be low cost, then it will be really amazing. Electricity will be cheap, and many things will get easier in our life. So hope harvest people will do it. But at present it is very difficult to achieve this.